नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SD पाठशाला स्पीड में, जहां पर मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया। आप इसे टॉपिक नहीं कह सकते हैं, जैसे कि अभी ALP का एग्जाम चलने वाला है 13 तारीख से, उसी के रिगार्डिंग मैं जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया एग्जाम है ALP में साइंस का, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया। आपको एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को कर लेना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि आपके एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो जरूर कीजिए ही कीजिए, प्लस में जो ऑप्शन है उसका भी एनालिसिस कीजिए, और कौन से टॉपिक से वो है उनको भी आपको करना बेहद ही जरूरी है, जो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या पूछा गया था, उसको हम जो है बहुत ही कम समय में करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जितने भी सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए थे। ठीक है, 24/2025 में, ठीक है ना, जो कि कब हुआ था, प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए थे उसी से रिलेटेड ALP के साइंस के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है जो पदार्थ का जो कण होता है वो निरंतर गति कर किसके कारण गति कर रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से आपका जो कीवर्ड है आप ये पकड़ सकते हैं, निरंतर गतिमान है। ठीक है, गतिमान से आपको समझ में आ रहा है कि कोई पार्टिकल जो है कंटिन्यू वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर है वो किस स्थिति में रहा होगा, गतिज ऊर्जा में रहा होगा। ठीक है, वो गति में है तो गतिज ऊर्जा आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, वो पदार्थ में जो क्या होता है, जब पदार्थ मूवमेंट करता है ना, गति करता है, तो जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर ऊर्जा एनर्जी जो है लीक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, और वैसे ही पदार्थ में और कण में भी होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ और कण में भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अगर हम तापमान बढ़ा दें तो हमारा जो है ये क्या होगा, कणों की जो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा जो है कणों का बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वही हम क्या करेंगे, फिर गैस में जो है गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है कणों की गति काफी स्पीड होती है। और वही अगर हम लिक्विड का बात करें तो फिर उसमें मीडियम होता है, और फिर ठोस में बहुत ही कम होता है। क्या होता है, ठोस में बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ठोस के पार्टिकल जो है काफी सटे होते हैं, जिसके कारण केवल कण जो है केवल कंपन में करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, केवल कंपन में करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, तो आपका सिंपल सा साधारण सा ही क्वेश्चन था, तो किसके कारण गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन ये क्या हो गया, सही है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, ये होता है यांत्रिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग जो होता है, उनसे जो ऊर्जाएं टोटल होती है, मतलब टोटल एनर्जी को बोला जाता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग। ठीक है ना, और नाभिक ऊर्जा जो नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, जब उसमें परिवर्तन होता है तो जिसके कारण क्या होता है, नाभिक ऊर्जा। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चौथा क्या हमारा, रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि आप देखते हैं मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती को जलाने के बाद रासायनिक ऊर्जा वो जो एनर्जी के किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बैटरी भी उसी तरीके से कार्य करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, निरंतर गतिमान रहते हैं किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग को मालूम है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, ALP में जो पूछा गया था क्वेश्चन क्या था, मिलान करने के लिए। ये आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, और उनके जो है ये सभी इनके साथ मिलान करना था कि कौन सा इनमें सही है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे क्या स्त्री केसर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो हम स्त्री केसर के लिए आपके लिए सबसे सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। ये हम बेसिक सा डायग्राम बना दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जिसमें जो सबसे हमारा ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग हम क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका। और हमारा जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है इसका क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। ये अंडाशय हो गया। और ये अंडाशय के अंदर जो होता है बीज होता है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या है, स्त्री केसर का पार्ट है, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक है। और नीचे बीच वाले पार्ट को वर्तिका, और नीचे वाला जो ये पार्ट है क्या बोलेंगे इसको, अंडाशय, ठीक है, जो कि पकता है और ये फल भी बनता है, ठीक है ना। और ये बीजाणु जो कि इससे हम नया पौधा बना सकते हैं, ठीक है। और ये वर्तिकाग्र जहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आकर के जो पुंकेसर का जो होता है बीज आके मिलता है, ठीक है। ये क्या है, वर्तिकाग्र। चलिए देखते हैं ये फिगर के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा कि स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग, निचला भाग है ना, निचला भाग, निचला भाग क्या होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सबसे निचला भाग क्या है, अंडाशय। तो हम इसमें देखते हैं अंडाशय कहाँ पे, सी में, ठीक है। पहला के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नीचे वाला क्या है, अंडाशय। अब दूसरा क्या कह रहा है, स्त्री केसर। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, ठीक है। ये मध्य लंबा भाग जो है क्या हमारा, वर्तिका, क्या है, वर्तिका, ठीक है। यहाँ पे वर्तिका कहाँ पे है, वर्तिका देखिएगा तो वर्तिका हमारा डी नंबर पे, कहाँ पे है, डी। और ये तीसरा स्त्री केसर का शीर्ष वाला भाग, स्त्री केसर का शीर्ष वाला भाग क्या है, शीर्ष वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप ये फिगर देख करके आप आसानी से ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो आप टिक कीजिए, ठीक है। अंडाशय, ठीक है, अंडाशय कहाँ पे है, अंडाशय देखिए हमारा, सॉरी अंडाशय में क्या होता है, ये हमारा क्या है, अंडाशय हो गया। और अंडाशय के अंदर क्या है, बीज है ना, बीज है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बीजांड बोल रहे हैं। तो बीजांड यहाँ पे कितने नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आपका क्या पेपर है, सी डी ए, सी डी ए और बी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा इनको। तो हमारा इसका आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, काफी आसान तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट है और हम उसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को और इसे पढ़िए, ठीक है। आप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा, काफी इजी सा है, ठीक है, जो कि पढ़ के ही समझ में आता है आपको। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है, ठीक है। कौन सा कथन जो है, इसमें 3 कथन दिया गया आपको स्टेटमेंट, और आपको उससे रिलेट करना कि कौन हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें जो है क्या होता है, जीवधारियां युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। क्या होता है परितंत्र में, जीवधारियों से युक्त, ठीक है, जीवधारी मतलब जीवधारी हो, ठीक है, जैविक घटक सम्मिलित होता है। तो हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और दूसरा बोला जा रहा है सभी हरे पौधे, ठीक है, जितने भी हरे पौधे हैं और कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, हरे पौधे और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया आप जानते हैं उत्पादक होते हैं, बहुत सारे, सभी नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो उत्पादक होते हैं, और जितने भी हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। चलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अब घटक जटिल कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब घटक जो है क्या करता है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देता है, ठीक है। जब विघटन होता है तो क्या होता है, जब वो जटिल कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, विघटन के बाद वो क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा इससे क्या प्रूव हो रहा है कि तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तीनों सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, वो तीनों, यहाँ पे है केवल 1 और 3, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 2 और 3 ये भी गलत हो गया। यहाँ केवल 1 ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 1 2 और ये यहाँ पे 3 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये मिसप्रिंट है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, ये इस 4th नंबर का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिए। मैं सभी का कमेंट में जो आंसर करेंगे सभी का आंसर भी देखूंगा और सभी को हर्ट भी करूंगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। ये आप ही के लिए लेकर के आया गया है ताकि आप एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी को देख करके जाए एग्जाम, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से धातु है जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम आपको बता दें, जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम, सॉरी ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। ये तीनों जो है क्या करता है, ठंडे जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्या करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए हम किसी और ये तीन अगर हमको मालूम है तो हम इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये तीनों दिया गया है और यहाँ पे क्या कुछ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। जिसमें सोडियम हम देखेंगे, पोटेशियम या फिर कैल्शियम देखेंगे, उस ऑप्शन को क्या करेंगे हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा देखिए यहीं पे सोडियम दिख गया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता इससे सही, क्योंकि ये जो है ठंडे जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। यहाँ भी सोडियम दिख रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सोडियम दिख रहा है तो ये भी हमारा जो है क्या करता है, सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम, देखिए सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम ये तीनों क्या कर रहा है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। चौथा हमारा क्या है, एल्युमिनियम आयरन और जिंक, ठीक है, क्या है, एल्युमिनियम आयरन और जिंक, ये जो है किसके साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम आयरन और जिंक, ठीक है। और आप एक याद रख सकते हैं ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था, एल्युमिनियम आयरन और जिंक, ठीक है। समझ में आ गया आगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिनसे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी लेकर के आऊँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं साइंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए सेशन को और शेयर भी कीजिए दोस्तों को, ठीक है। अब देखिए पढ़िए आप, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां नंबर, लक्षण दिया गया, ठीक है। इनमें से जो ये 4 ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग ये लक्षण दिया गया, ठीक है। किसमें प्रभावित हो सकता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, केवल मातृवंशी मतलब नाना नानी डीएनए, ठीक है। एक बच्चा जो होता है क्या उसमें केवल जो उनके सारे कैरेक्टर नाना नानी से आ जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं आते हैं। केवल पूछा जा रहा है केवल पिता के डीएनए से आते हैं क्या, क्या लगता है आपको, केवल पिता के डीएनए से ही बच्चों के अंदर सारे कैरेक्टर्स और मतलब प्रभावी रूप से रहते हैं, तो नहीं, केवल माता से नहीं। तो यहाँ पे जो होगा पैतृक और मतलब पिता और माता दोनों के डीएनए से जो हमारा जो है ना उसमें सबसे ज्यादा बच्चों में प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने को मिलते हैं माता पिता के दोनों के डीएनए से देखने को मिलता है, ठीक है। जिनमें भी सबसे ज्यादा जो होता है पिता के डीएनए से होता है, ठीक है। पिता का कैरेक्टर ज्यादा देखा जाता है उसमें बच्चों में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में जब दोनों है तो दोनों को हम टिक करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। जहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया है, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, ठीक है। कोई पदार्थ होता है उसके अंदर जो क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमारा जो परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा वही हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। जब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो वो क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या। किसी पदार्थ का क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। किसी तत्व का क्या हो जाता है, वो द्रव्यमान संख्या हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रोटॉन की संख्या क्या है हमारा, परमाणु क्रमांक। तो कहीं पे है क्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया।
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधा। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये भी सही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है क्या परमाणु क्रमांक? नहीं, वो भी नहीं होता है। तो हमारा ये चौथा क्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, है ना, ये जितने भी प्रोटॉन होंगे बस वही हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एएलपी के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ करके नहीं जाना है, इसको आपको करना है। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, जहाँ पे क्या कहा गया है, यदि पृथ्वी और अक्ष दूरी पर रखे एक सेब जो है उनके बीच का आकर्षण बल क्या है? F। क्या है आकर्षण बल? F। तो पूछा जा रहा है उसी सेब को अगर हम डिस्टेंस क्या कर दे, 2x कर दे। पहला स्थिति क्या है, x का है, और दूसरा स्थिति क्या है, 2x का। करने पर जो हमारा कितना बल लगेगा, ये पूछा जा रहा है, कितना बल लगेगा। तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फॉर्मूला ये भी होता है बल के लिए। ठीक है, हम लोग F = ma लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये ना ही आपको यहाँ m दिया गया है, ना ही एक्सेलरेशन का कोई भी यूज है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आकर्षण बल है ना, ठीक है, क्या है आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा ये है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, F = क्या करेंगे आप, F जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या करेंगे, g द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान गुना दूसरा द्रव्यमान, और इनको हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे। ठीक है, इनके व्युत्क्रमानुपाती परमाणुपाती होता है। ठीक है, और हमारा ये दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है हमारा, क्योंकि हमारा दो स्थिति दिया गया, पहला डिस्टेंस क्या है हमारा अक्ष, और दूसरा क्या है 2x है। ठीक है, तो F2 = हम क्या करेंगे, g m1 × m2 डिवाइड बाय d²। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये दोनों स्थिति। अब हमारा मान क्या दिया गया, डिस्टेंस का है। पहले हम अक्ष रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, F1 = यहाँ पे हम केवल इनका मान रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अक्ष की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x², क्या रख रहे हैं, x², और हम इसके जगह पे क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 2x²। ठीक है, 2x²। ठीक है, समझ में आ गया, ये 2x हम इसकी जगह पे रखें। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम F2 = हम देखिए इस चीज को क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हम इसके जगह पे ये x² लिख दिया है ना, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वही चीज है ना। अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, F2 = F1 लिख सकते हैं ना, F1, और हमारे पास क्या बच गया, केवल ये 2 बच गया, 2 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, फोर्स क्या निकल के आ गया, F/4, क्या निकल के आ गया है, F/4, हमारा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप एक बार अपने खुद ही अपने जो है कॉपी कलम निकाल करके एक बार बना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आसान जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है जी का मान कितना होता है। ठीक है, जी का क्या मान होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग उनको याद कर लीजिएगा। कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg²। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, ये जो कभी कभी एग्जाम में जी का वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके लिए, आपको जो हम टॉपिक में कराए थे क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कराए थे उसी में से आया हुआ है। ठीक है ना, आप लोगों को ये जो बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन वगैरह जो होता है, बैलेंस करने के लिए आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को वो अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप ये टॉपिक देख करके आप अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन को। तो चलिए हम लोग क्या बताए थे उस वीडियो में कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया हो, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे लिखा हो संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, इसमें जो बैलेंस किया हुआ जो अभिक्रिया है कौन सा है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ध्यान भी नहीं देना है उतना, आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ आना है। ठीक है, किधर जाना है, ऑप्शन की तरफ जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे देखिए 3 कॉपर है, कितना है, 3 कॉपर है, और आप लोगों को जो है लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में कंपेयर करना है कि हाँ इक्वल है कि नहीं है।
तो यहाँ पे क्या 3 कॉपर है? हाँ बिल्कुल है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या 3 ऑक्सीजन है? काउंट कीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए तो एक ही ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ जो है परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉपर है, यहाँ भी आपका 3 कॉपर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3 है। क्या यहाँ 3 ऑक्सीजन है? हाँ देखिए 3 ऑक्सीजन के आगे में लगा हुआ है 3, है ना, है। और यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन, कितना है नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन है। क्या इधर 2 नाइट्रोजन है? हाँ यहाँ भी क्या है? 2 नाइट्रोजन है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और आगे 2 लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 6 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 2 6, ठीक है। ये भी क्या हमारा 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकेंड नंबर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में ही कंपेयर करना है कि LHS साइड और RHS साइड जो है, जो भी है, मतलब दोनों तरफ जो है अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, क्या उसमें भी उतना ही क्या है, परमाणु संख्या है या नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, ये वाला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग करते हुए पहुंच गए हैं, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए हैं? 9 नंबर तक पहुंच गए हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बताया है। आप लोग उस वीडियो को देखिए और बेहद ही आसान तरीके से बताया, आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। आप लोगों का जो इससे रिलेटेड है, डिस्पर्स्ड फेज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बेहद ही आसान तरीके से बताया गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी वहाँ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जेली की स्थिति, ठीक है, जो जेली बनता है उसका जो स्थिति है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है ना। क्या? डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जिससे कि एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, विलय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विलय, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं? जिसको हम मिलाते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे जेली से क्या समझ में आ रहा है? अगर आप जेली को क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिए, उसको धूप में छोड़ दीजिए, 2-3 दिन छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उससे जितना भी उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सभी निकल जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? एक तरीके से सॉलिड ही बचेगा। क्या बचेगा? ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड बचेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा मात्रा में क्या है? सॉलिड है ना। ज़्यादा मात्रा में क्या है? सॉलिड है। और जो थोड़े मात्रा में था, कम क्वांटिटीज में, वो क्या था? लिक्विड ही था ना। थोड़े मात्रा में क्या था? लिक्विड। तो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, यही पूछा गया कि हम क्या मिलाए हैं, ठीक है ना। सोडियम सॉलिड में हम क्या मिलाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब ही था मिलाना। तो हम क्या मिलाए हैं? जो हमारा जेली बन गया है, हम लिक्विड को मिलाए हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड माने क्या हो? द्रव, ठीक है। हम किसको मिलाए हैं? द्रव को मिलाए हैं, तब जाकर के क्या बना है? जेली बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 9 का क्या आंसर हो गया? बी नंबर हो गया, द्रव प्रावस्था, ठीक है। समझ गए? काफ़ी इजी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका फुल वीडियो देख सकते हैं, और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के वॉच आउट कीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या है? HCl के साथ जब हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन जो है इनके साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये H3, ठीक है, H3O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3O और प्लस में क्लोरीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा इससे, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहता है, ठीक है। समझ में आगे आप लोग को। देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन H3O और प्लस HCl कहाँ पे है? H3O और क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऊपर कर लीजिएगा और ये प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है,
ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके 3 हाइड्रोजन बना लिया और ये क्लोरीन अलग हो गया। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यौगिक, ठीक है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला, ठीक है, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का वो कौन सा श्रृंखला होता है जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद हो। तो आप लोगों ने सुना होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जिनमें कि हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। तो हम उसी में से एक श्रृंखला को लेकर के चलते हैं। किनको लेकर के चलते हैं, CH4, CH4 किनका होता है, मेथेन, ठीक है, क्या है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, क्या है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। इनका फॉर्मूला भी क्या होता है, CnH2n+2, क्या होता है, ये इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा श्रृंखला, हम लोग एक श्रृंखला बना लिए जिसमें से कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, ये कार्बन श्रृंखला के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा हम क्या लेते हैं, OH मान लेते हैं, ठीक है, OH, ठीक है, क्या करेंगे, OH के साथ इनको हम रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH, ठीक है, ये H निकल के O के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, ये CH3 और ये OH, ठीक है, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे भी है तो ये CH4 ही है एक तरीके से, लेकिन ये क्या हो गया, इसके साथ अलग होकर ये OH के साथ जुड़ गया और ये क्या बन गया, एक एल्कोहल का रूप बन गया, ठीक है ना। तो ये हम इसे किस नाम से जानते हैं, मेथेनॉल, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा हमारा CH2, देखिए ये कार्बन हमारा 2 यहाँ पे रहेगा और क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। तो मेथेनॉल, एथेनॉल और ये CH3H7, सॉरी C3H7OH, ठीक है, ये हमारा ये बन गया, ठीक है, क्या बना, ये हमारा मेथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। ये एक किस तरीके से ये दोनों जो है ये एक ही जाति का ग्रुप, मतलब क्या कर रहा है, समजातीय श्रेणी का ये समजातीय श्रेणी का ये रूप प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या है, कार्बन और ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, एक कार्बन का और ये हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का अंतर है। आप यहाँ भी कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ भी CH2 का ही डिफरेंस आपको क्या होगा, यहाँ पे भी आपको कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो गया, एक कार्बन और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का अंतर देखने के लिए मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक ही ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, समजातीय, एक ही जाति का रूप ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसमें भी जितना ही होगा इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे से कंपेयर अगर करते चलेंगे हम लोग तो, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनाइए ये वाला क्वेश्चन, आपका एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया और न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसे स्किप नहीं करना है, सीखना है, काफी इजी है। क्या बोला जा रहा है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी, ठीक है। बल का मात्रा पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ma होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मास क्या, हमारा मास कितना है, 10 kg, कितना है, 10 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन त्वरण कितने का है, 2.5 का है ना, 2.5 का है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक दशमलव हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 यहाँ हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 25, ठीक है, 25 न्यूटन। हमारा ये जो है 25 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये इसे कैसे निकालना है, F = ma के फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, ताकि हम जब भी आपके लिए लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
साइंस के, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले उनको वॉच करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्त्री, आयरन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर, और क्या है, आयरन इलेक्ट्रिक टोस्टर। पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए तब तक। ठीक है, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आयरन देखा है, वो क्या होता है, हीट होता है ना, और टोस्टर क्या होता है, वो भी एक हीटिंग मशीन है, वो भी हीट करता है, ठीक है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक हीटर भी हीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट करने से क्या हो रहा है, वो उससे उष्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो हमारा ये उत्तर ही क्या हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। तो किसके ऊपर ये कार्य कर रहा है, उष्मीय प्रभाव के ऊपर। ये जितने भी उपकरण दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी मशीन डिवाइस जो भी दिया गया है, तो किनके ऊपर काम कर रहे हैं, ये कौन से प्रभाव के ऊपर, उष्मीय प्रभाव के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। किसके प्रभाव के ऊपर, उष्मीय प्रभाव के ऊपर कार्य कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और आंसर कीजिए, इनका कमेंट में कीजिए, ठीक है। आप लोग जब तक आंसर नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, पेन पेपर नहीं उठाएंगे, तब तक आप लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पेन पेपर उठाइए और आप क्वेश्चन को देखिए, और अगर आप कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कॉपी में जरूर लिखा कीजिए, ऑप्शन को ही लिखा कीजिए, और आप मैच कीजिए कि देखिए आपका वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ताकि आप अभी सोचेंगे कि हम केवल आप लेटे लेटे देखते रहिए वीडियो, और सोचेंगे एग्जाम में जा करके हम वहाँ पे ही यहाँ पे सारा समझ के एग्जाम में ही टिक करेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जितना आप पेन चलाइएगा उतना ज़्यादा आपको आप परफेक्ट बनिएगा। पेन चलाने से ही लोग परफेक्ट बनता है, इस तरीके से केवल वीडियो देख करके, इस सुन करके कोई नहीं सीख सकता है। तो आप लोगों को पेन तो उठाना ही पड़ेगा। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। पूछा जा रहा है चुंबकीय धारा का, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है विद्युत धारा का, ठीक है। जैसे हम लोग वायर में क्या करते हैं, करंट वगैरह फ्लो होता है, क्या होता है उसके, वो चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार का वो उपकरण दिया गया है, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। जैसे माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, ये क्या करता है, ये चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है माइक्रोफोन। और विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। चुंबकीय दिक् सूचक, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। आप लोगों ने देखा है, जबकि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, लोग इससे डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए, मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ इनका डायरेक्शन होता है, इनके लिए कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें करंट फ्लो होने का, उसमें करंट फ्लो करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। आप उनको अगर फ्री छोड़ देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ वो इंडिकेट करता रहता है, ठीक है ना। तो ये किसी चुंबक के प्रभाव के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। विद्युत मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये विद्युत चुंबक के ऊपर कार्य करता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उपयोग नहीं करता है, यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। ये चुंबकीय दिक् सूचक, जिसे मैग्नेटिक कंपास भी बोला जाता है। और ये सभी क्या होता है, ये तीन जो ऑप्शन है आपके पास, ये सभी चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई एग्जाम में इसको देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो आप इसे झट से जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट में इसका आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग। क्या होगा, तारों का टिमटिमाना। क्या है, तारों का टिमटिमाना जो है ये कौन सा घटना होता है। तो तारों का टिमटिमाना, तारा देखते हैं स्टार्स वगैरह, हम लोग के जो अर्थ है इनसे काफ़ी दूर होते हैं। कितना होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। और इन्हीं के बीच में क्या होता है, पृथ्वी का जो चारों तरफ क्या, ये सराउंड में एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है। जब ये निर्वात से, वैक्यूम से आता है तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है ना, तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद वो अपनी दिशा से थोड़ा विचलित हो जाता है। और जब हमारे आंखों तक ये पहुंचता है तो क्या होता है, ये विचलन के कारण क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन। तो ठीक है, प्रकाश का क्या हो गया यहाँ पे, अपवर्तन हो गया, ठीक है ना। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अपनी डायरेक्शन को बदल देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जिसके कारण ये क्या है, एटमॉस्फेयर जो ये रनिंग है, ये मूव कर रहा है, पृथ्वी भी मूव कर रहा है,
तो हमारा जो इससे लाइट आ रहा है तो ये थोड़ा बहुत आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जिसके कारण हमें क्या होता है, स्टार ब्लिंक करते हुए नजर आता है। क्या करते हुए? ब्लिंक करते हुए, चमकते हुए नजर आता है, ठीक है ना। तो उनका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए आप लोग? प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम में प्रकाश आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? जब प्रिज्म क्या करता है, कलर्स जब इससे निकलता है तो क्या करता है, ये सात कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? वो प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो उसको आप कैसे याद रखते हैं? विबजियोर के माध्यम से याद रखते हैं, और या तो फिर आप बैजा, नीपी, नाला भी हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा ही है ये। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, ठीक है ना। उत्पादन, एटीपी का उत्पादन जो है, एटीपी बनता है कहाँ पे बनता है, ठीक है। एटीपी कहाँ, एटीपी का पहले एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका उत्पादन जो होता है कहाँ होता है? अंतर्द्रवित जालिका में। कहाँ होता है? अंतर्द्रवित जालिका में। और ये एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है क्या होता है? जब ग्लूकोज का, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और वो जो ऊर्जा हम लोग के शरीर में जो संचित होता है, किस फॉर्म में संचित रहता है? एटीपी के फॉर्म में ही संचित रहता है। किस फॉर्म में संचित रहता है? एटीपी के फॉर्म में संचित रहता है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़िए और आंसर कीजिए कमेंट में। कहाँ आंसर कीजिएगा? आप कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। आप कमेंट में आंसर करने से कुछ आपका कुछ उसमें लगता नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन का कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम कोई वस्तु है, अगर हम उसके स्थिति को बदल दें, जैसे कि हमारे पास पेन है, ठीक है, अगर हम इसको कहीं पे रखे हुए हैं तो इसमें क्या है, वो अगर हम इसे हाथ में ऊपर ऐसे उठा के अगर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। कोई इसमें हम एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं एनर्जी नहीं दे रहे हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, पहले वो स्प्रिंग क्या था? वो नॉर्मल स्टेज में था। अगर हम उसका अवस्था को बदल दें, हम उसको प्रेस कर दें, ठीक है, क्या कर दें? प्रेस कर दें, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? बदल गई। अब उसके अंदर क्या आ गया? एनर्जी आ गया एक, ठीक है, क्या आ गया? एनर्जी आ गया, जिसके कारण, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। छोड़ने के साथ ही वो क्या करेगा? वो फिर से अपने वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। क्या होगा? वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे खिंचा हुआ धनुष होता है ना, उसको आप खींच करके रखिए तो वो क्या आपका स्थितिज ऊर्जा में आ गया। आप छोड़ने के बाद उसमें क्या होगा? वो एक गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। वो उसमें क्या हो जाएगा? मूवमेंट होगा ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को? किसी वस्तु स्थिति और विन्यास में परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल क्या है? स्प्रिंग को दबा के रखिए, या फिर बांध, या फिर एक पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में जो है क्या पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आप इसे कंफर्म करके रखिए, पढ़ के रखिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से माने मस्तिष्क हो गया, ठीक है। इससे मस्तिष्क से क्या निकल रहा है? कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? मेरुदंड के अंदर क्या होता है? मेरु रज्जु, ठीक है। मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका, यहाँ से भी जो तंत्रिकाएं निकलती है, इसे क्या बोला जाता है? मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? ये आपस में अगर हम ऐड कर दें दोनों को तो ये किसका निर्माण कर रहा है? ये किसका निर्माण कर रहा है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहा है। किसका कर रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से इधर निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, अगर दोनों को हम ऐड करें तो ये परिधि की तरफ बनेगा, ठीक है ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये किसका हो गया? मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अगर वहीं पूछा जाता मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु जब मिलते हैं, ठीक है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जब मिलते हैं तो ये क्या किसका पार्ट होता है? ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। क्या बनता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बात किया जाएगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और वहीं अगर बात किया जाएगा मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं तंत्र और
मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। बताइएगा इसकी स्थिति क्या है। उत्तल दर्पण, सबसे पहले इनका डायग्राम बनाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है। उत्तल दर्पण में आपका यहाँ पोल हो गया, फोकस हो गया और क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्या हो गया? ये तीनों पोल, फोकस और सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है। कहाँ पे? परावर्तक सतह पर आपतित होती है। सतह हमारा क्या होगा? ये हो गया। तो हमारा प्रकाश का किरण कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है और परावर्तन प्रकाश प्रतीत होता है। ठीक है। ये उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण ये प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज देता है। ठीक है ना। वापस उसी माध्यम में वापस पीछे की तरफ ही भेज देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि आपतित होती है और परावर्तन प्रकाश प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब क्या? इमेजिनरी लाइन कहाँ पे बन रहा है? तो आप देखिएगा, कोई भी अनंत से आने वाली प्रकाश जो है परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से? फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है? फोकस पर प्रकाश प्रतीत होता है। ठीक है ना। ये किस पे? फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है और वो परावर्तक के बाद क्या होता है? उसी माध्यम में देखिए वापस लौट गया। लेकिन अगर पूछा जाए इमेजिनरी लाइन जो बन रहा है किसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो आपको क्या याद रखना है? फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। इस पे हमेशा जो क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा और क्या बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये केस भी याद रखिएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या था? वक्रता केंद्र से अपसरित, मुख्य फोकस से अपसरित, वक्रता केंद्र पर अपसरित, मुख्य फोकस पर अभिसरित। यह है ना अभिसरित। अभिसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अपसरित मतलब क्या हो गया? अपसरित मतलब पूरा फैल जाना और किसी एक पॉइंट पर आना क्या होता है? अभिसरित। समझ में आ गया। तो आपका ये डी नंबर का जो ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। क्या आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आप लोग आंसर कीजिए इसका। आंसर करने से, कमेंट में आंसर करने से ही आप लोग सीखिएगा। आप लोग केवल देखने से नहीं सीखिएगा। सीखना है तो पेन पेपर उठाना ही है। ठीक है, आप लोग डिसाइड कीजिए आपको सीखना है या फिर टाइम पास करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? यहाँ पे पूछा गया विशेषता क्या है। ठीक है, रेखित पेशियां क्या होता है? जैसे कि रेखित और अरेखित क्या होता है? दो केस होता है, रेखित और अरेखित। रेखित क्या करता है? जैसे हम लोग देखिए अपना मूवमेंट को हम लोग जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग जैसे देखिए हाथ को उठा रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने इच्छा के अनुसार से इसको मूवमेंट कर ले रहे हैं। जैसे गर्दन को हिला रहे हैं, इस हाथ को उठा रहे हैं, पैर को चला रहे हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं? अपने से कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ठीक है ना। ये क्या हो गया? रेखित पेशियों को हम लोग कंकाल्य पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल्य पेशियां। जो पेशियां जो है कंकाल से जुड़ी रहती है। ठीक है, हड्डी से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, हड्डी से ही ये सभी जुड़ा हुआ है और हम लोग किसका? इनका अपने इच्छा के अनुसार से मूवमेंट कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये हमारा किस्सा हो गया रेखित पेशियां। और जैसे कि अरेखित पेशियां क्या होता है? जिससे कि हम क्या करते हैं? जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे कि दिल का धड़कना। ठीक है ना, धड़कन जो धड़क रहा है, ठीक है, कभी कभी हमारा आइज जो ब्लिंक कर रहा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, क्या हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल है? क्या कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सभी और रेखित पेशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये रेखित पेशियों के बारे में बात किया गया था। इसका जो डायग्राम बनता है ऐसे ही बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? पहले तो ये देखने में ही पता चल रहा है कैसा? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें शाखा है। ब्रांचेस क्या निकल रहे हैं? क्या ब्रांचेस? नहीं, ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं। तो ये क्या है? अशाखित है। बेलनाकार अशाखित। इसमें शाखाएं हैं क्या? नहीं है। और ये क्या? बहुकेंद्रीय, मतलब इसमें केंद्रक है क्या? हाँ, इसमें बहुत सारा केंद्रक भी है ना, बहुत सारा इसमें क्या है? केंद्रक है। यह क्या है? हो जाएगा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बेलनाकार
वो साखी जिसमें ब्रांच नहीं है और बहुकेंद्रीय, बहुत सारा इसमें केंद्रक है, ठीक है ना। तो आपका ये 20 नंबर का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना ही क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, क्योंकि एएलपी में आपका 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग इसे अगर अच्छा रिस्पांस देंगे तो आपके लिए हम प्रीवियस ईयर के और भी जितने भी सेट में एग्जाम में आए हैं शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, जो कि आप ही को हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अगर आप 15 दिन कर लेते हैं 20-20 क्वेश्चन, तो आपका 300 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और बेनिफिट किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा इसमें बेनिफिट, है ना। तो चलिए इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। और लास्ट में आपका थैंक यू, आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं पूरा तो आपका हम लास्ट में धन्यवाद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको मैं अलविदा लेता हूँ, थैंक यू।